हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिए थे। जो भी बच्चे लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं देखे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जाके तुम हर एक वीडियो सीरियली देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। पर बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। चाहे तुम कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, पूरे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ते हो, तुम्हारे लिए हम बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस फ्री में लेके आए हैं यूट्यूब चैनल में अपने। तुमको सिर्फ चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे तुमको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से तुमको जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सीरियली देख सकते हो। अभी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वीडियो के एंड में ज़रूर से बताना। पसंद आएगा तो शेयर करना दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर हमको बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है तुमको। और अगर कुछ कमेंट करने को नहीं है, कम से कम एक थम्स अप, एक स्माइली भेज देना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस आगे बनाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है? बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत सारे प्रोसेस से गुजर कर फिनिश गुड्स बनते हैं। जैसे कि मैं एक डायग्राम से तुमको दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि रॉ मटेरियल गया प्रोसेस नंबर 1 में। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 में हम रॉ मटेरियल डाले। अब प्रोसेस नंबर 1 किए हम लोग, इससे जो फिनिश गुड्स निकलेगा प्रोसेस नंबर 1 से, वो रॉ मटेरियल बनेगा प्रोसेस नंबर 2 का। अब प्रोसेस नंबर 2 करेंगे, फिर इसका जो आउटपुट होगा फिर इसका बनेगा इनपुट। ठीक उसी प्रकार प्रोसेस 3 का जो फाइनल होगा दैट विल बी फिनिश्ड। तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही रॉ मटेरियल को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फिनिश गुड्स बनने के लिए। तो ऐसे में हम यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। हम क्यों यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग? क्योंकि हम अलग अलग प्रोसेस का हिसाब रखना चाहते हैं कि कौन सा प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ, कौन से प्रोसेस के बाद कितना हो रहा है कॉस्ट पर यूनिट, और कौन से प्रोसेस में कितना का लॉस हुआ। ये सब हिसाब किताब रखने के लिए हम मेंटेन करते हैं प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, और भी पर्पस है प्रोसेस अकाउंट का, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर टोटल गुड्स में सपोज 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो वो जो 10 रुपए का प्रॉफिट है कौन से प्रोसेस के वजह से कितना का वैल्यू एडिशन हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हमको हो रहा है। बेसिकली हम हर एक प्रोसेस का अलग अलग हिसाब रखना चाहते हैं, इस वजह से हम यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग उस इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जब बहुत सारा प्रोसेस से क्रॉस करना पड़ता है देन वी विल यूज द प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, देखना प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग used in industries where the material has to pass through 2 or more processes। सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? सर बेटा ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तुम टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करो, वहां से तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल को एक से ज्यादा प्रोसेस से क्रॉस होना पड़ता है फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर बाय कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोसेसेस और ऑपरेशंस एंड एवरेज्ड ओवर यूनिट्स प्रोड्यूस। तो हम हिसाब रखते हैं हर प्रोसेस में कितना कितना खर्चा हो रहा है और उसके हिसाब से हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, a separate account for each process is opened and all expenditure pertaining to the process is charged to the process। हर प्रोसेस के लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं
जैसे प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट, और उस अकाउंट में उसके रिलेटेड जो खर्चा है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। Such type of costing method is used in the manufacturing of products like steel। स्टील को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पेपर, मेडिसिन, सोप्स, केमिकल्स, रबर, वेजिटेबल्स, पेंट्स, वार्निश एटसेट्रा। ठीक है, ये सब बनाने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है रॉ मटेरियल्स को, इस वजह से यहाँ यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, where the production process is continuous and the output of one process becomes the input of the following process। मतलब एक प्रोसेस का आउटपुट बनेगा नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट। समझ में आ रहा है ना प्रोसेस कॉस्टिंग? जैसे यहां पे मैं तुमको डायग्राम में बताया, जैसे प्रोसेस 1 में हम रॉ मटेरियल डाले, है ना। अब प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है, प्रोसेस 1 का आउटपुट वो बनेगा क्या, प्रोसेस 2 में इनपुट। ठीक है, प्रोसेस 2 का आउटपुट बनेगा प्रोसेस 3 का इनपुट, और प्रोसेस 3 के एंड में निकलेगा फिनिश्ड गुड। समझ में आ रहा है? तो प्रोसेस 1 का हिसाब हम अलग रखेंगे, प्रोसेस 2 का हिसाब अलग रखेंगे, प्रोसेस 3 का हम हिसाब अलग रखेंगे। ठीक है, ये हम बनाना सीखेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट एक हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, बिकॉज इसके बिना हम लोग आगे चल के जो प्रोसेस अकाउंट पढ़ने वाले हैं वो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, हम समझते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्मल लॉस होता है वो लॉस जो कि अनअवॉइडेबल है, तुम कुछ भी कर लो ये लॉस होगा ही होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे कि पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल थोड़ा बहुत प्रोसेस के समय इवापोरेट हो ही जाएगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, हम कुछ भी कर ले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस होगा ही होगा, हम उसको नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, वैसे लॉस को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, जो कि अनअवॉइडेबल है, जो नुकसान सबका होता है, सिर्फ हमारा नहीं होता, ये नुकसान सबका होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे 100 कैलकुलेटर बनाओगे तो 98 कैलकुलेटर ठीक बनेगा, 2 कैलकुलेटर खराब होगा ही होगा, कुछ भी कर लो। पूरा इंडस्ट्री में पूरे जितने भी लोग कैलकुलेटर बनाते हैं, हर व्यक्ति का 2% कैलकुलेटर खराब निकलता है, तो उस लॉस को बोला जाता है नॉर्मल लॉस, अनअवॉइडेबल, जो कि सबका होता है। ठीक है, सबको ये नुकसान हो रहा है, हमको भी हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी वो नुकसान हो रहा है, वैसे लॉस को बोला जाएगा नॉर्मल लॉस। क्लियर है? अब अगर हमारा जो नुकसान है नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। जैसे कि सपोज हम अगर 100 कैलकुलेटर बनाते हैं और 2% का नॉर्मल लॉस है, तो कितना कैलकुलेटर नॉर्मल लॉस होना चाहिए, 2 कैलकुलेटर, तो 100 में से 2 होना चाहिए नॉर्मल लॉस, बाकी 98 ठीक निकलना चाहिए ना, बाकी 98 तो ठीक बनना चाहिए। लेकिन सपोज हमारा 97 कैलकुलेटर ठीक बना, 98 ठीक बनना चाहिए लेकिन 97 कैलकुलेटर ठीक बना बस, तो ये जो एक कैलकुलेटर है इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ रहा है? अगर हमारा जो एक्चुअल लॉस है नॉर्मल लॉस से ज्यादा है तो वो जो ज्यादा को बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। जैसे एक्चुअल में 3 कैलकुलेटर का नुकसान हुआ लेकिन नॉर्मल लॉस में 2 का होना चाहिए, तो एक कैलकुलेटर का नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल। क्लियर है? एक और होता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब है जितना लॉस होना चाहिए नॉर्मल उतना भी नहीं हुआ,
तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 कैलकुलेटर बनाए तो 2% खराब बनता है, नॉर्मली सबका 2% खराब बनता है, तो 98 कैलकुलेटर ठीक होना चाहिए। लेकिन हम देखें कि पूरा का पूरा 100 कैलकुलेटर ठीक बन गया, गजब हो गया, पूरा 100 कैलकुलेटर ठीक निकल गया। तो क्या 2 कैलकुलेटर जबरदस्ती थोड़ी खराब कर देंगे, ठीक निकल गया तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 100 कैलकुलेटर पूरा ठीक निकल गया, तो 2 कैलकुलेटर ज्यादा बन गया, जितना बनना चाहिए ठीक, 98 ठीक बनना चाहिए, लेकिन 100 कैलकुलेटर ठीक बन गया। तो ये जो 2 है इसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। समझ में आ रहा है? अगर 99 ठीक बनता तो एबनॉर्मल गेन कितना होता? 1 होता एबनॉर्मल। क्लियर है? तो नॉर्मल लॉस का मतलब जो लॉस होगा ही उसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, सबका होता है ये लॉस, ऐसे लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो रहा है हमारा तो वो ज्यादा को बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, और अगर नॉर्मल लॉस से कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन, फायदा हो गया, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, आ जाते हैं रीड करते हैं क्या क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ठीक है, देखना, लॉस ऑफ मटेरियल इज इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन। द लॉस ऑफ मटेरियल अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस अराइज ड्यू टू रीजंस लाइक इवापोरेशन और अ चेंज इन द मॉइस्चर कंटेन एटसेट्रा. Process loss is defined as a loss of material arising during the course of the processing operation and is equal to difference between the input and the output. हम इनपुट कितना दिए थे और आउटपुट कितना निकला। सपोज हम 100 यूनिट डाले थे, 95 यूनिट निकला, तो 5 यूनिट क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। अब ये जो लॉस है इसको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गया नॉर्मल लॉस और दूसरा हो गया इसमें एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो कि अनअवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, ये नुकसान हमारे गलती के वजह से हुआ है, ये नुकसान को अवॉइड किया जा सकता था, वैसे लॉस को बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। ठीक है, देखना, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट, टोटल कितना रुपए लगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब मिला के टोटल कितना रुपए लगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितना यूनिट्स हम लोग डाले थे, इनपुट कितना किए, माइनस कितना यूनिट का लॉस हो गया। कौन सा लॉस? सिर्फ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस नहीं, सिर्फ नॉर्मल लॉस। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल लॉस का पैसा कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का पैसा हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, वो नुकसान तो हमारी वजह से हुआ है। ठीक है, माइनस कभी कभार क्या होता है, कुछ नॉर्मल लॉस जो होता है वो स्क्रैप के हिसाब से बिक जाता है, मतलब बंगार के हिसाब से, जो वेस्ट के हिसाब से बिक जाता है, और थोड़ा बहुत कुछ पैसा उससे आ जाता है, तो वो हम लोग यहाँ लिखते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल खर्चा हुआ सपोज 10,000 और हम लोग डाले थे उसमें 1000 यूनिट्स, टोटल खर्चा हुआ 10,000 और हम 1000 यूनिट्स इनपुट किए थे, 5% का नॉर्मल लॉस है, तो 50 यूनिट्स हो गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस। अब ये 50 यूनिट को बेचकर, जो खराब भी है, कुछ तो पैसा मिलेगा, खराब यूनिट को बेचकर थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिला, सपोज एक यूनिट का 2 रुपया मिला तो 100 रुपया मिला, 100 रुपया हम ऊपर से माइनस करेंगे, तो बोलने का मतलब है टोटल खर्चा हुआ 9,900, 10,000 का खर्चा हुआ था और 100 रुपया मिल गया नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप था उसको बेचकर। ठीक है, 9,900 का खर्चा, और कितना यूनिट्स बना? 950 यूनिट बना। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल कितना खर्चा हुआ, टोटल कॉस्ट माइनस
जितना पैसा हमको मिल गया नॉर्मल लॉस का यूनिट्स को स्क्रैप में बेचकर, ठीक है, तो ऊपर हो गया टोटल कॉस्ट माइनस जितना मिला, तो टोटल कितना खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स बना, टोटल यूनिट जितना हम इनपुट किए थे माइनस जितना नॉर्मल लॉस हुआ है। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट पर यूनिट, जो कि बहुत ज्यादा काम आएगा आगे क्लासेस में जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे प्रोसेस अकाउंट का। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना। अभी आज की क्लास में हम समझे प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, एंड क्या होता है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। और उसके बाद हम देखें कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। आने वाले क्लासेस में हम प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना चाहता है और उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं गारंटी देता हूं कि हम उसका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तुम बस इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड